हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 11 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। अगर किसी ने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाके पहले की वीडियोस को देखें और आप लोग नई नई चीज़ें सीखें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपको फिर भी कोई क्वायरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं आप लोगों के, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। जैसे कि पहले ही स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बना हुआ है। अब 2016 में, 2017 में, 18 में 3 साल तक कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 वेल्स बनाई गई हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये वेल्स हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए का जो साइज होता है, जैसे कि लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, अब कौन से वेल में कहाँ पे लार्जेस्ट होगा और कहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे डीएनए बैंड्स, ये सारे बैंड्स हैं। आप लोग देखो ये सारे बैंड्स हैं, ठीक है। अगर रो वाइज बात करते हैं तो क्या है, ये वेल नंबर 1 है, ये वेल नंबर 2 है, सेकंड वेल, ये थर्ड वेल है एंड ये फोर्थ वेल है, राइट। अब अगर हम डीएनए के साइज की बात करते हैं तो फर्स्ट वेल में यहाँ पे ये साइज क्या है, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा साइज का जो डीएनए बैंड होगा वो सबसे आगे होगा, उसके बाद में छोटा 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 एंड देन बिल्कुल स्मॉल साइज, राइट। तो ऐसे करके यहाँ पे फिर इससे छोटा साइज हो जाएगा, यहाँ फिर इससे छोटा साइज हो जाएगा, यहाँ इससे छोटा एंड यहाँ पे फिर बिल्कुल छोटे साइज के, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, सबको क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो डीएनए का साइज है वो कहाँ बड़ा होगा और कहाँ पे स्मॉल होगा, राइट। चलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सजेस्ट अ टेक्निक टू आर रिसर्चर्स हु नीड टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। भाई ऐसी टेक्निक क्या रिसर्चर्स ने सजेस्ट की है कि उससे आप जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो सेपरेट करने के लिए वो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे एक जेल यूज़ किया जाता है जिसका नाम है अगारोस जेल। तो जेल का भी नाम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा जेल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगारोस जेल यहाँ पे यूज़ किया जाता है जिसको सी वीड से हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, राइट। इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। यही मैंने सेम डायग्राम अभी आप लोगों को समझाया है। क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट डीएनए का बैंड होगा और यहाँ पे बिल्कुल स्मॉलेस्ट वाला, right. Second question is write the two components of the first artificial recombinant DNA molecule constructed by the Cohen and Boyer। भाई 2 कंपोनेंट बताने हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को जब कंस्ट्रक्ट किया था कोहन और बॉयर ने, तो क्या ज़रूरत थी, मतलब क्या वो 2 कंपोनेंट्स है जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो क्या करेगा, कट करने के लिए यूज़फुल होगा। कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इस वाले फ्रेगमेंट में हम लोगों को ये वाला पीस चाहिए, मतलब ये वाला छोटा सा पोर्शन हम लोगों को अपने रिकॉम्बिनेंट के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंटरेस्टेड डीएनए है इसको कट करने के लिए यूज आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बिना कट नहीं होगा तो कटिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। अब कट नहीं होगा तो आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी नहीं बन पाएगा, तो कट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है वेक्टर। वेक्टर क्या है, एक व्हीकल की तरह होता है, ठीक है। जैसे आप लोग व्हीकल में बैठ के कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी काम आप अपना करते हैं, तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और हम लोगों को उसके लिए फिर वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, साधन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो व्हीकल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 2 चीज़ें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड वेक्टर, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं गाइज। वाई डू
डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव टूवर्ड्स द एनोड। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एनोड की तरफ क्यों मूव करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोड होती हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड है, सपोज करो ये कैथोड है, ठीक है। और हमारा डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है? डीएनए फ्रेगमेंट होता है स्टूडेंट्स नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज होता है डीएनए, तो ये एनोड की तरफ में मूव करता है। ये एनोड है एंड ये कैथोड है, राइट। अब ये नेगेटिव है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ में मूव करेगा, दैट्स वाई जो डीएनए फ्रेगमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं लेकिन आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझने हैं। जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ें, एक आप क्वेश्चन को पकड़ लो उसके बाद में सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आप लोगों से इसकी टेक्निक पूछ सकते हैं, इसका मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जेल कौन सा यूज़ किया जाता है वो पूछ सकते हैं, इसमें कौन सा इथीडियम ब्रोमाइड क्यों यूज़ किया जाता है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। डीएनए का फ्रेगमेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किधर मूव करेगा ये आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कंप्लीट नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसने पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है आप लोग जाके देखे, पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, वाई इज इट असेंशियल टू हैव सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द कॉलोनी वेक्टर। देखो सेलेक्टेबल मार्कर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले ये समझो कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। देखो मार्कर आप लोग समझ रहे हो, मार्कर का यूज़ कहाँ किया जाता है? हाईलाइट करने के लिए। जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको अलग से आप लोगों को दिखे कि हाँ भाई हम लोग को ये पार्ट अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए आप मार्कर्स का यूज़ करते हैं, अंडरलाइन करने के लिए, फिर हाईलाइट करने के लिए। ऐसे ही सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? सेलेक्ट करवाते हैं। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनके बीच में डिफाइन करने के लिए हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, रिकॉम्बिनेंट सबको समझ में आता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन से बना हुआ। ट्रांसफॉर्मेंट एक नया वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो ट्रांसफॉर्मेंट्स का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनके अंदर फॉरेन डीएनए आ जाता है, ठीक है। द सेल्स दोज हु टेक अप द फॉरेन डीएनए, मतलब जो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, नया जेनेटिक मटेरियल उनका बन गया है, बाहर से फॉरेन डीएनए उनकी बॉडी में आ गया है और वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। सबको समझ में आया? तो सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। भाई ट्रांसफॉर्मेंट जितने भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिनके अंदर नया जेनेटिक मटेरियल आ गया है, उनकी ग्रोथ को तो अलाउ करेंगे कि यस आपकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को नहीं करने देते हैं परमिट, ठीक है। उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेंट से उनकी ग्रोथ होती रहती है, राइट। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर में इसीलिए एसेंशियल होते हैं। 4 क्वेश्चन समझ में आए अब तक आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, नेम द 2 एंजाइम्स दैट आर एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए कंपोनेंट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, 2 कंपोनेंट हम लोगों ने क्या देखा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड दूसरा क्या था? उसमें व्हीकल था, मतलब उसमें एक वेक्टर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंजाइम की अगर बात करते हैं तो वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा है क्या? पॉलीमरेज एंजाइम और लास्ट में क्या है? लाइगेज। लाइगेज क्या कराता है? ज्वाइन कराने का काम कराता है, राइट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली कट करने का काम करवाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लो आप लोग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या है? एक्सोन्यूक्लियेज एंड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, राइट। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? बाहर के जो न्यूक्लियोटाइड है, सपोज करें ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं बाहर वाले, इनको रिमूव करा देगा, ये है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? एंडोन्यूक्लियस जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव करा देगा, ये
एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करता है, उसके बाद में वो एक स्पेसिफिक कट लगाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग जाके समझे, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको थोड़ा सा समझें। तो समझ में आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रीड करेगा, उसके बाद में एक स्पेसिफिक कट वो लगाएगा। तो ऐसे करके इसकी कटिंग के काम आते हैं, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है, राइट। पॉलीमरेज एंजाइम क्या कराएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करा देगा, क्योंकि हम लोगों को नया स्ट्रैंड की भी फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा दे, राइट। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, बीच में से कट लगाया था आप लोगों ने, यहाँ से ये वाला पोर्शन हम लोगों को चाहिए रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने वेक्टर निकाला है, अब इनको ज्वाइन करना है दोनों को, तो हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए होगा, ज्वाइनिंग के लिए लाइगेज चाहिए होगा, लाइगेज जो कि ज्वाइन कराता है, एक टाइप का एंजाइम है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। राइट द टू कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय कोहन एंड बोयर। ये क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं पीछे, वापस से ये क्वेश्चन लिख दिया, गलती से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग। Write the role of ORI, origin of replication, and the restriction site in a cloning vector PBR322। ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ना अभी कि ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हुआ है, राइट, रिपीट हुआ है, समझ में सबको आया है। अच्छा, एक बार एक फिर से नई चीज समझ लेते हैं कि दो कंपोनेंट जो कि इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, जो कि कोहन और बॉयर ने इनको कंस्ट्रक्ट किया था। पहले पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड द प्लाज्मिड, जिसको एक वेक्टर बोला गया है। यहाँ पे और नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। टू कंपोनेंट्स आर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एंड द प्लाज्मिड वेक्टर ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर कहाँ से लिया है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से लिया है, और यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को भी शो किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छे से कंपोनेंट के अंदर वो चीज़ें लिख के दिखानी है। समझ में आया सबको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द रोल ऑफ ORI एंड द रेस्ट्रिक्शन साइट इन अ क्लोनिंग वेक्टर PBR322। तो देखो ORI क्या होता है, origin of replication, ठीक है। इट इज द जेनेटिक सीक्वेंस दैट एक्ट एज द इनिशिएशन साइट। भाई ये एक सीक्वेंस होती है, ORI एक सीक्वेंस होगी जो कि इनिशिएशन साइट की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, किस चीज के लिए इनिशिएशन साइट चाहिए हम लोगों को रेप्लिकेशन कराना है डीएनए का। सबको पता है कि डीएनए है, डीएनए का क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है। तो रेप्लिकेशन कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए हम लोगों को एक सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो सीक्वेंस को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। एनी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द ORI रीजन कैन बी इनिशिएटेड टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट तभी होगा तब ORI रीजन वहाँ पे होगा, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस वहाँ पे होगी, डीएनए की ही सीक्वेंस होती है ORI। ठीक है, आगे फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और रेप्लिकेशन होने के बाद में क्या होता है, आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनता है, ये सबको पता है, राइट। दूसरी चीजें हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। इट इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो रेस्ट्रिक्शन साइट, और पहले हमने क्या नाम देखा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पे काम करते हैं जिस साइट के ऊपर, वो होती है रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, रिकॉग्नाइज कराते हैं कि भाई पर्टिकुलर यहाँ पे कट लगाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि डीएनए में कहीं पे भी कट लगा देंगे, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको भी कट कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और वो जो पर्टिकुलर साइट होगी उसको रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे, राइट। जैसे कि सच एज EcoR1, HIN3, PVU1, BAM1, SAL1, ये सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज करती हैं। कौन रिकॉग्नाइज करेगा इसको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। देखो अब यहाँ पे PBR322 का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि एक
PBR 322 के अंदर होता क्या क्या है। देखो, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि इसके बिना तो इनिशिएशन हो ही नहीं पाएगा। इनिशिएशन कराना है रेप्लिकेशन के लिए, तो वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। डीएनए की सीक्वेंस होती है ORI, बेसिकली डीएनए की ही एक सीक्वेंस को बोला गया है, राइट। अब उसके बाद में देखो आप लोग की, मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन भी होती हैं, जैसे कि एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। एम्पीसाइक्लिन के अंदर क्या क्या होती हैं, PVU1 PST1, राइट। टेट्रासाइक्लिन में होती है BAM1 SAL1। तो टेट्रा आप लोग ऐसे करके याद करना, BAM1, BAM H1 एंड द SAL1, ये होती है टेट्रासाइक्लिन की। अच्छा, एम्पीसाइक्लिन की सबको समझ में आया, दोनों का नाम P से स्टार्ट है, PVU1 PST1। EcoR1, ये CLA1 HIND3, ये सब क्या है, ये क्लीवेज साइट हैं। ये क्या है, ये क्लीवेज साइट हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोला गया है। रेस्ट्रिक्शन साइट जो कि रिकॉग्निशन कराती हैं, रिकॉग्नाइज कराती हैं बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर वहाँ पे वो कट लगाती हैं। सबको समझ में आया गाइस PBR 322 के अंदर क्या क्या होता है। चलो एक बार आप लोग ये चीज़ को रिपीट करके बताओ। इसमें होता है एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मैं इसीलिए ये चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको बहुत अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाना है इसका। उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन आप लोगों को बतानी है, एम्पीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन जिसके अंदर BAM1 SAL1 आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लीवेज साइट जिसको रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोला गया है, EcoR1, CLA1 HIND3, ये सब इसके अंदर आप लोगों को शो करना है। अगर आप लोगों से इनके फंक्शन पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसके फंक्शन भी लिख देंगे, राइट। अच्छे से आप लोगों को इसके फंक्शन भी लिखने हैं। देखो, रिकॉग्निशन साइट्स आर द जेनेटिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए। सबको समझ में आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करा देगा डीएनए को उस पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करके, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, व्हाट इज EcoR1 एंड हाउ डज EcoR1 डिफर फ्रॉम एन एक्सोन्यूक्लियस। भाई EcoR1 क्या है और वो एक्सोन्यूक्लियस से कैसे डिफरेंट है, ओके। EcoR1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कराता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये रीड करेगा, पैलिंड्रोम्स को रीड करेगा, उसके बाद में पर्टिकुलर सीक्वेंस जो होगी उस पर कट लगा देगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइम पे आप लोगों को ध्यान रखना है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जो फॉरहेड, जो आगे से और पीछे से, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में सेम रीड की जाए, जैसे कि नितिन एंड दूसरा है मैडम। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों में ये सेम रीड किया जा रहा है। इसको पैलिंड्रोमिक साइट्स बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो EcoR1 का समझ में आया। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करा देगा, रिमूव करा देगा न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, जैसे कि ATGC, TACG। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, TACG, राइट। जो ये पर्टिकुलर एंड्स को रिमूव करा दे, जो बाहर वाले एंड्स को रिमूव करा दे, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करा दे, ये कहलाएंगे एक्सोन्यूक्लियस, राइट। EcoR1 क्या कराता है, मेक्स कट एट स्पेसिफिक पोजीशन इन द डीएनए, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। EcoR1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहले रीड करेगा, उसके बाद में स्पेसिफिक कट लगाएगा। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब क्या होता है, जो बाहर की तरफ से, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जो कट लगा दे डीएनए में। तो जो बाहर के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कराता है वो एक्सोन्यूक्लियस होता है, ओके। कंफ्यूज होने जैसा कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द सेलेक्टेबल मार्कर्स इन द क्लोनिंग वेक्टर। पीछे समझा था सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, इनको ये डिफाइन कराने के लिए, मतलब इनके आपस में ये डिफरेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। इस चीज़ के लिए सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज़ किया जाता है, राइट। क्लोनिंग वेक्टर में PBR 322 में जो यूज़ किया जाता है उसका नाम बताना है और मेंशन द रोल दे प्ले। फर्स्ट चीज़ ये हो गई।
सेकंड है व्हाई इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज अ प्रेफर्ड सेलेक्टेबल मार्कर इन कंपैरिजन टू द वन नेम्ड अबव। देखो भाई, कोडिंग सीक्वेंस जो कि एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए यूज किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर की तरह, और ऊपर भी एक नाम दिया गया है क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 में जो सेलेक्टेबल मार्कर का यूज किया गया है, उसमें कंपैरिजन करके बताना है आप लोगों को, ठीक है, कि क्या क्या इनके रोल्स होते हैं। देखो, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये दो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं PBR 322 के अंदर। एक सुंदर सा डायग्राम था पीछे, हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था तो यहाँ पे एम्पीसाइक्लिन था, राइट, एम्पीसाइक्लिन था। तो ये दो क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद में देखो, सेलेक्टेबल मार्कर्स का जो रोल होता है वो ये है कि ये अनेबल्स अस टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड फ्रॉम द नोन ट्रांसफॉर्मेंट्स। भाई जितने भी ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं जिनके अंदर नया जेनेटिक मटेरियल आ गया है, जिनके अंदर फॉरेन DNA आ चुका है, ठीक है, वो कहलाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आप लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से, राइट। सेकेंड पार्ट इसका देखो, द यूज ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन को यूज किया गया था उसको भी सेलेक्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के बीच में सिलेक्शन के लिए इसको यूज किया गया था, राइट। व्हेन द बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कलर दें, ठीक है, जो कलर प्रोड्यूस करे। क्रोमोजेनिक मतलब कलर से रिलेटेड है ये वर्ड, राइट। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स को ये क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज किया गया था। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनीज व्हाइल द रिकॉम्बिनेंट विल प्रोड्यूस कलरलेस कॉलोनीज। भाई देखो, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो उनकी कोई कॉलोनीज का कलर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज करें ये दो प्लेट्स हैं, अब यहाँ पे ये वाले क्या हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, और ये वाले क्या हैं, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, नॉन, राइट। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या करेंगे, ब्लू कलर को प्रोड्यूस करेंगे। सबको समझ में आया, इसीलिए इसको सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, in PBR 322 foreign DNA has to be introduced in the tetracycline resistant gene। PBR 322 के अंदर अगर हम लोगों को फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस कराना है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन के अंदर, फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम गिवन बिलो विच शुड बी यूज्ड एंड व्हाई। भाई देखो, अगर फॉरेन DNA है उसको हम लोगों को PBR 322 के अंदर हम लोगों को वो इंट्रोड्यूस कराना है। रीजन क्या बताया है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन बताया है, राइट। तो तीन चीजें दी गई हैं, PVU1, EcoR1 और BAM1। टेट्रासाइक्लिन का आप लोग याद करो, दो क्या बताए थे मैंने इसके अंदर, BAM1 और SAL1, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में BAM1 है, यहाँ पे BAMH1। BAMH1 शुड बी यूज्ड एज द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन रीजन। क्लियर हुआ, BAMH1 जो है टेट्रासाइक्लिन रीजन में प्रेजेंट होता है तो यही यूज किया जाना चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट की तरह, राइट। सेकंड है PVU1 नहीं यूज होना चाहिए क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन जो ये वर्ड है ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट रीजन, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे PVU1, PST1 और यहाँ पे क्या है, BAMH1, और यहाँ पे दूसरा क्या है, SAL1, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो PVU1 यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो एम्पीसाइक्लिन रीजन के अंदर होता है, राइट। अब देखो थर्ड चीज़ क्या है, यहाँ पे EcoR1 क्यों यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या किया जाता है, नॉट बी यूज्ड एज द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर EcoR1 नहीं होता है, EcoR1 तो रेस्ट्रिक्शन साइट में प्रेजेंट होता है, जो क्लीवेज साइट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है EcoR1, राइट।
Question number 11th. Name and explain the technique that helps in the separation of the DNA fragment for DNA recombinant technology experiments. How can these separated DNA fragments be visualized? भाई आप लोगों को ये टेक्निक बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें इस बात को। टेक्निक को एक्सप्लेन करना है जिससे सेपरेट होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स। थोड़ा सा सबको आइडिया लग चुका है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इसमें यूज़ किया जाता है। अब लास्ट की चीज़ इसमें ये पूछी है कि कैसे सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज किया जाता है, राइट? तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्ज्ड मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। बहुत अजीब सी लाइन लिखी हुई है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो, अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स की बात करती हूँ तो आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर यही चीज़ लिखनी है। इसमें लिखा क्या है, हर वर्ड को अच्छे से समझो। देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको सेपरेशन में यूज़ किया जाता है ऑफ द चार्ज्ड मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल का मतलब क्या है यहाँ पे, डीएनए के फ्रेगमेंट। और कैसा चार्ज होता है इनके ऊपर, इनके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ये डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करेगा। सबको समझ में आया ये वाली लाइन? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये क्या करेंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड बियरिंग द ऑपोजिट चार्ज। एनोड है, एनोड है, अपना डीएनए कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा, राइट? Through a matrix, the most commonly used matrix is agarose. agarose क्या है, जेल है, ठीक है? agarose एक टाइप का जेल है which is a polysaccharide extracted from the seaweed. seaweed से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें ये यूज़ किया जाता है, राइट? डीएनए फ्रेगमेंट जो सेपरेट हो चुके हैं किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बनता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, राइट? द पोर्स ऑफ द अगारोस जेल, जो पोर्स होते हैं अगारोस जेल के छोटे छोटे, उनमें से जो ये डीएनए होगा ये सेपरेट आउट होता चला जाता है, ठीक है? द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। भाई जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो चुके हैं, अब उनको हम लोगों को विजुअलाइज करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। ये भी एमसीक्यू बन सकता है, इथिडियम ब्रोमाइड। ऐसा क्या केमिकल हम लोग डालते हैं जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है? और ये विजिबल होते हैं जब एक्सपोज किया जाता है यूवी रेडिएशन के अंदर, तो ब्राइट कलर के ऑरेंज कलर्ड बैंड हम लोगों को विजिबल होते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड हम लोगों को विजिबल होते हैं, ठीक है? कोई भी डायग्राम आप लोग देख लें तो आपको कुछ ऐसे से दिखेगा। ये इतनी सी प्लेट आप लोगों को दिखेगी, यहाँ पे ये डीएनए है, ये पूरा यहाँ पे डीएनए है, ठीक है? ये डीएनए है, ये एनोड है, ये वेल्स हैं। वेल्स के अंदर हम लोगों को देखना है कि कौन सा डीएनए कहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बैंड, लार्जर बैंड्स होते हैं वो ये वाले हैं, स्मॉलर बैंड्स होते हैं वो ये वाले हैं, राइट? इथिडियम ब्रोमाइड नाम का केमिकल आप लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर, ताकि आप लोगों को जो ब्राइट कलर के ऑरेंज बैंड बने हैं वो आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो, राइट? देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, वाई मस्ट बैक्टीरियल सेल बी फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप बैक्टीरियल सेल को पहले कॉम्पिटेंट क्यों बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? सेकेंड पार्ट है नेम द मेथड बाय विच अ अलाइन डीएनए कैन बी मेड टू एंटर प्लांट और द एनिमल सेल। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं ये, ठीक है? हाइड्रोफिलिक, एक जो डीएनए है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। देखो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ये बात याद रखने लायक है। दूसरी क्या है, डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है। तो क्या होगा, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, हेंस द बैक्टीरियल सेल आर मेड कॉम्पिटेंट। भाई ये देखो, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे कोई भी फॉरेन डीएनए है। अब बैक्टीरियल सेल जो है
क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल ऐसा तो नहीं है कि वो फॉरेन मॉलिक्यूल को देख के वो ओपन अप हो जाएगी, उसके बाद में फॉरेन मॉलिक्यूल चला जाएगा, फिर वो वापस से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो पहले उसको कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, क्योंकि डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, पास नहीं होता सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। ये इसको पास कराने के लिए पहले इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग नीट का एग्जाम देते हैं तो उससे पहले आप लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उतना कॉम्पिटेंट आप लोगों को बनना पड़ता है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम के लिए देख लें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग देख लें, तो कॉम्पिटेंट बनना पड़ता है आप लोगों को पहले। वैसा ही सेम केस यहाँ पे है। फर्स्ट चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। सेकंड है यहाँ पे कौन सा मेथड है, तो देखो पहले कॉम्पिटेंट बनाएंगे बाय ट्रीटिंग विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम के डाइवेलेंट कैटायंस को यूज किया जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इन पोर्स के थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो फॉरेन डीएनए है वो पास हो जाता है, राइट। एफिशिएंसी ऑफ एंट्री ऑफ डीएनए थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल के थ्रू पोर्स बन जाते हैं, उसके बाद में जो डीएनए होता है वो एंटर कर जाता है एफिशिएंटली। तो देखो इसमें पहला है प्लांट सेल के केस में यूज किया जाता है जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक जिसका नाम है, बायोलिस्टिक जिसको जीन गन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड में है एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन होते हैं उनके थ्रू डीएनए की एंट्री करवाई जाती है, राइट। अब क्या है, आप लोगों को ये चीज़ को एक बार पढ़ना है, एनसीईआरटी वाली जो वीडियो मैंने बताई है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसमें ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 13। पीसीआर रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशंस वेयर मोस्ट ऑफ द एंजाइम गेट डीनेचर्ड। भाई देखो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक होती है, इसके अंदर एम्पलीफाई किया जाता है डीएनए। मतलब क्या है, अगर सैंपल में आपको बहुत छोटा सा अमाउंट मिला है डीएनए का, तो उस अमाउंट को एम्पलीफाई किया जाता है, मतलब उसकी अमाउंट को बढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बैंड्स की सिंथेसिस होती है। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे एंजाइम तो डीनेचर हो जाते हैं अगर ज़्यादा टेम्परेचर का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पीसीआर में क्या कुछ यूज़ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो एक एंजाइम का यूज़ किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन विच आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया कॉल्ड द थर्मस एक्वेटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इससे क्या, टैक पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो थर्मस एक्वेटिकस याद रखेंगे आप लोग। दूसरा क्या है, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को विड्रॉ कर लेगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी ये डिग्रेड नहीं होगा और अपना काम वैसे ही चलता रहेगा, इसका जितनी एफिशिएंटली ये करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, इंपॉर्टेंट है ये। इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर दिस एंजाइम टैक पॉलीमरेज। देखो उससे पहले थोड़ा सा ये समझो, कैरीज आउट एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए एट हाई टेम्परेचर। जो टैक पॉलीमरेज है वो एम्पलीफिकेशन करवाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, राइट। देखो क्या है, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, कोई भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जो रीजन आप लोगों को एम्पलीफाई कराना है, सपोज करो ये आपको छोटा सा कोई सैंपल मिला है डीएनए का, ठीक है, ये रीजन आपको एम्पलीफाई कराना है, तो सबसे पहले जो डबल स्ट्रैंड है उनको डीनेचर करना पड़ेगा। डीनेचर का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया गया है, 94 to 96 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बैंड क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। ये सिंगल बैंड, ये सिंगल बैंड, दोनों ये सेपरेट आउट हो गए, डीनेचुरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एनील कराना है। एनील कराने का मतलब क्या है, प्राइमर्स का ला के यहाँ पे एडिशन करा देना है। प्राइमर्स क्या है, प्राइमर्स उसको इनिशिएट करा देंगे, फिर आगे के जो न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड होंगे, ये सारा काम कौन कराता है, प्राइमर्स कराते हैं, ठीक है। तो प्राइमर्स यहाँ पे आके ऐड हो गए हैं। उसके बाद में टैक पॉलीमरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, एम्पलीफिकेशन करा देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे,
ठीक है। अब एक्सटेंशन होने के बाद में क्या है, 30 साइकिल्स के बाद में हमें बिलियन टाइम्स उसको एम्प्लीफिकेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, एम्प्लीफाइड डीएनए, मतलब इतनी सारी कॉपीज आप लोग बना सकते हैं। तो 3 चीजें याद रखनी है आप लोगों को, फर्स्ट है डीनेचुरेशन, सेकंड है एनीलिंग, थर्ड है एक्सटेंशन, राइट। पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसके बाद में डीनेचुरेशन किया तो वो उसको ब्रेक हो गया है, वो सेपरेट आउट हो गया, सिंगल स्ट्रैंड उसके बन गए हैं, ठीक है। अब दोनों बैंड सेपरेट हो गए हैं तो प्राइमर्स आएंगे, प्राइमर्स आके यहाँ पे इनिशिएट करा देंगे एनीलिंग का काम। एनील का मतलब होता है ज्वाइन कराना, तो प्राइमर्स आके यहाँ पे ज्वाइन होंगे। उसके बाद में होगा एक्सटेंशन, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगी, टैग पॉलीमरेज एम्पलीफाई करा देगा, तो ऐसे करके हमें बहुत सारी कॉपीज इसकी मिल जाती हैं। तो इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। पीसीआर टेक्निक के थ्रू ये किया जाता है, राइट। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो भी आप लोग समझ लो। वैसे इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये। लिस्ट द की टूल्स एंड स्टेप्स यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो ऐसे की टूल्स आप लोग बताओ, उनको सबको आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स को लिखा हुआ है, राइट। देखो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अच्छा इसके बाद में डायग्राम भी है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप्स यूज किए गए हैं, वो आप लोगों को अच्छे से बताने हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो भी फॉरेन डीएनए है, जो भी आपका इंटरेस्टेड डीएनए है, उसको आप लोग आइसोलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये डीएनए आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, इसके बाद में इसका आप फ्रेगमेंट्स बना दोगे। कैसे बनाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पे यूज होगा। थर्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में है आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का आइसोलेशन किया, उसके बाद में उसको एम्पलीफाई किया पीसीआर से, ठीक है, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में उनको लाइगेशन करा दिया डीएनए फ्रेगमेंट को इनटू अ वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज। यहाँ से डीएनए था, जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का था, यहाँ से निकाला, यहाँ से वेक्टर आप लोगों ने निकाला, यहाँ से आप लोगों ने क्या किया, दोनों के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प की आप लोगों को ज़रूरत थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट करने के लिए, राइट। अब इनको क्या कर दिया आपने, ज्वाइन करा दिया। ये आपका वेक्टर है और ये आपका क्या है, फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए ज्वाइन कराने के लिए क्या किया, लाइगेज की हेल्प ली, लाइगेज ज्वाइन करा देगा, राइट। उसके बाद में क्या है, ट्रांसफर ऑफ, ये आप लोगों का फिर रिकॉम्बिनेंट बन के तैयार हो गया, आरडीएनए। इसको क्या करेंगे आप, इसको किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, इसको आप एक वेक्टर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब आगे भी इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, उसके लिए आप लोगों को ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अच्छा उसके बाद में अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन आप लोगों को दिखाना है। बायो रिएक्टर्स की हेल्प मिलती है इसमें, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। एक टाइप का रिवीजन करवा रही हूँ बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोगों का। उसके बाद में है एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोडक्ट बन गया है, अब जो हम लोगों को चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट है, पॉलिशिंग फिनिशिंग के बाद में वो डिजायर्ड प्रोडक्ट हम लोगों को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। उसके बाद में कुछ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डिजायर्ड प्रोडक्ट बनने के बाद में मार्केट में उतरने तक, मतलब मार्केट के लिए रेडी करना है, उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो उसके बीच में जो जो स्टेप्स हैं जैसे कि पॉलिशिंग, फिनिशिंग उसकी प्रोडक्ट की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम लोगों को एक्सट्रैक्ट आउट भी करना होता है जो हम लोगों को डिजायर्ड चीज़ें चाहिए, तो ये सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में मार्केट में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर देंगे, राइट। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने ये चैप्टर में से बेसिकली यही सीखा है कि कैसे आप लोग नया प्रोटीन बनाते हैं, नया रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं आप लोग, ठीक है। और उसको फिर मार्केट में उस चीज़ को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर वो चीज़ें सेल कर दी जाती हैं, राइट। देखो यहाँ पे डोनर सेल था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम लोगों को प्लाज्मिड चाहिए क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर किसको बोलते हैं, व्हीकल को बोलते हैं, व्हीकल,
राइट तो देखो यहाँ से फॉरेन डीएनए निकाला जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, यहाँ से प्लाज्मिड वेक्टर को निकाल लिया। दोनों को निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इको R1 कट करने के लिए, ठीक है। कट किया फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए दोनों को, फिर क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया, मतलब इनको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से ये rDNA बन गया है, ठीक है, यहाँ से ये rDNA बन गया है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को rDNA मिल गया। अब इसको होस्ट बैक्टीरिया में डाल देंगे ताकि इसके क्लोन्स बन जाए। क्लोन्स का मतलब होता है बहुत सारी कॉपीज मिल जाए। आप लोगों को डायग्राम दिख रहा हो तो ये ब्लू ब्लू नीचे ग्रीन कलर का सर्कल, मतलब क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिसको आप लोग रिकॉम्बिनेंट्स भी बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से इनको सेलेक्ट किया जाता है, राइट। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाई गई, मतलब प्योरिफिकेशन, पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में उसको मार्केट रेडी कर दिया प्रोडक्ट बेचने के लिए। अच्छा, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये है बायोरिएक्टर का, बायोरिएक्टर, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें एक मोटर का सेट किया गया है, मोटर सेट है इसमें। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए इसमें कुछ पंप्स बनाए गए हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। फॉर्म ज़्यादा बनती है तो एंटीफॉर्म डाली जाती है। इनोक्यूलम लाइन, यहाँ पे इनोक्यूलम डाला जाता है जिसको स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेरर लगे हुए हैं, क्या कराते हैं, ये रोटेट कराने के लिए काम आते हैं, ठीक है। रोटेट कराते हैं, बहुत तेज इसकी स्पीड होती है ताकि वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। पीएच को मेंटेन करने के लिए पीएच यूज़ की जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन लाइन का यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो कूल वाटर है, ठंडा पानी जैकेट में डाला जाता है ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, राइट। इसमें ये स्टेरर लगे हुए जिसके अंदर ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स देख रहे हैं आप लोग, ये क्या कराते हैं, मिक्स कराने के लिए यूज़फुल होती हैं, राइट। अब जो प्रोडक्ट बन गया वो इस आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाएगा, ये हम लोगों को मिल गया प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आप लोगों ने देखी थी बायोरिएक्टर में, एक था कॉन्टिन्यूस, एक था नॉन कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वाले में क्या था, कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स की और कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट बनता रहता है। जबकि नॉन कॉन्टिन्यूस वाला क्या था, एक बार न्यूट्रिएंट डाल दिया फिर वो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। बैच वाला, जिसको बैच भी बोलते हैं, बैच बायोरिएक्टर्स, राइट। तो ये चीज़ें हैं गाइज, आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद में हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।